हर तकरीबन फॉरेन पब्लिकेशन ने ये कहा कि जी पाकिस्तान में तो सोलर रेवोल्यूशन आ गया है, लेकिन खुद जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस रेवोल्यूशन के सो कॉल्ड के पीछे पड़ी हुई है। मजीद ऊपर जाएंगी ये ऑयल की प्राइसेस। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 30-32 बिलियन डॉलर के करीब है। रेमिटेंसेस जो हैं वो काफी बढ़ गए, वो तकरीबन आप समझे 38 अरब डॉलर के करीब है। हमारी जो डॉलर हम अर्न कर रहे हैं एक्सपोर्ट से और रेमिटेंसेस से वो 70 अरब डॉलर के करीब। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं 60-65 अरब डॉलर की बजाय 80 अरब डॉलर के करीब हो जाएंगे, तो आपको फिर एक और रेमिटेंसेस भी कम होंगी। सो यू टॉकिंग अबाउट 10-15 बिलियन डॉलर जो है ना वो आपकी शॉर्टफॉल इस वक्त आने का खतरा है। कि अगर 200-300 रुपए भी प्राइस है पेट्रोल की तो वो 500 बन जाती है, क्योंकि आपने उसके ऊपर लेवी पे लेवी लगाया हुआ, बिकॉज आपने IMF की वो कंडीशंस पूरी करनी है। ये जो पेट्रोल की कीमत है इसमें अगर वो सेम फॉर्मूलाज लगाए जाए परसेंटेज के अंदर तो प्राइस ऑफ पेट्रोल और ज्यादा होती है। बाय द वे, आज से नेट मीटरिंग खत्म, अब नेट बिलिंग शुरू होगी कि हम आपसे जो खरीदेंगे वो तकरीबन जो जिसे खरीदे उसकी 1/3 प्राइस पे खरीदेंगे। अब आप जो है नए वाले जो है उनको नेट मीटरिंग नहीं देंगे तो वो कंप्लेन करेंगे कि जी ये क्या मजाक है, फलाना आप दूसरों को दे रहे हैं हमें नहीं दे रहे। आपको अगर प्रोविंसेस बनाने हैं खुदा के वास्ते आप लोकल गवर्नमेंट्स बनाएं, 4-5-6 साल 8 साल चलाएं तो आपको समझ आएगी कि ऑर्गेनिकली कौन से प्रोविंसेस बनने चाहिए। तो मैं तो कब से कह रहा हूँ 142 डिस्ट्रिक्ट्स की बजाय उनको प्रोविंसेस बना दें। बांग्लादेश के अंदर आपको पता है रजा कोई प्रोविंस नहीं है। IPP प्लांट्स की कैपेसिटी भी मौजूद है लेकिन वो पैदावार नहीं हो रही और पेमेंट उनको हुए जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद है। थैंक यू हारून भाई। और आज हमारे इस प्रोग्राम में कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और जहां जहां इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है वहां तो बेतहाशा ऊपर गई हैं कीमतें। खुद अमेरिका में आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही गैस प्राइसेस है। तो पाकिस्तान में तो जो बड़ी है वो 400 रुपए से ज्यादा लीटर पेट्रोल का और वो मजीद उसमें इजाफा जो है वो मतवक्के है। डीजल की कीमतें भी ऊपर चली गई है, उससे इन्फ्लेशन ऑलरेडी 10% क्रॉस कर गई है। ये वो वाला इन्फ्लेशन का ट्रेंड था जो कि नीचे आया था और हम सब ने बड़ा सेलिब्रेट किया था कि भाई ये कम हो गया है रेट और बड़ी कम अरसे में हो गया है, लेकिन अब एकदम वो ऊपर गया। अब ये कह रहे हैं कि आइंदा ही चंद हफ्तों में शायद 15% हो जाएगा और अगर इस तरह कीमतें बढ़ती रही तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल एक मामला बन जाएगा। तो एक तो ये हम बात करेंगे, लेकिन इस पूरे क्राइसिस में थोड़ा सा जो बचत हुई पाकिस्तानियों की किसी हद तक वो सोलर का जो निज़ाम उन्होंने लगवाया हुआ है, सोलर एनर्जी का, और दुनिया भर ने उसको नोट किया और उस पर बहुत कुछ लिखा गया। ब्लूमबर्ग और हर तकरीबन फॉरेन पब्लिकेशन ने ये कहा कि जी पाकिस्तान में तो सोलर रेवोल्यूशन आ गया है, लेकिन खुद जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस रेवोल्यूशन के सो कॉल्ड के पीछे पड़ी हुई है। कभी वो कोई पॉलिसी लेके आते हैं, कभी वो कहते हैं जी हम ये नेट मीटरिंग को है इसको चेंज कर देंगे, कभी लाइसेंस लेने के लिए सोलर जो है वो उसके ऊपर फी लगा दी जाती है, कभी कुछ और। तो अभी वो मतलब कोई 3-4 पॉलिसीज उनकी रिवर्सल्स भी आ चुके हैं। पब्लिक प्रेशर आता है, रिवर्स हो जाती है, फिर कोशिश होती है। तो हम उसके ऊपर भी इन दोनों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जरा इन्फ्लेशन और तेल की कीमतों पे थोड़ी सी बात हो जाए। आपके क्या ख्याल से ये मजीद ऊपर जाएंगी ये ऑयल की प्राइसेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जाहिर है दुनिया में जो अब ये हो रहा है ईरान पर्शियन गल्फ के अंदर, उसकी वजह से तो ऑयल की प्राइसेस बहुत इनस्टेबल रही हैं और ये $60 से इंक्रीज होके तो एक वक्त था कि $124 पे चली गई थी, ये तकरीबन 10 दिन पहले। अभी ये स्टॉप एंड गो हो रहा है दोनों साइड्स की तरफ से कि जी हाँ बातें हो रही हैं, 1 पेज डॉक्यूमेंट उसके ऊपर एग्रीमेंट होने का चांस है, इस किस्म के बयानात आ रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉज आया ऑयल प्राइसेस में। आज भी मैं देख रहा था कि इस वक्त फ्राइडे का दिन है, $104 के करीब है प्राइस। तो ये तो अब इट्स एनीबॉडीज गेस कि हम भी और बाकी सारे जो एनालिस्ट हैं वो भी गेस करके थक गए हैं, लेकिन जो भी गेस हो रहा है वो अभी तक गेस वर्क काम नहीं कर रहा। आई थिंक दोनों साइड्स जो हैं वो एक साइड जो है दूसरी को काइंड ऑफ ब्लफ करने की कोशिश कर रही है और दूसरी पहली को ब्लफ करने की कोशिश कर रही है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। इन द मीन टाइम
एक बात तो रजा ये है समझने वाली कि मार्केट जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है। ये आपस में जो मर्जी करते रहें, मार्केट ने एक मार्केट फोर्सेस होती हैं जो कि जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर देती है। तो मेरे ख्याल से एक तो वो एडजस्टमेंट हो रही है और ये आपको नजर आ रहा है। अगर ये स्टेटस को रहा, अगर इसका हल ना निकला या कोई ऐसा हल निकल आया जिससे काइंड ऑफ सीज फायर हो जाएगा लेकिन परमानेंट हल नहीं निकलेगा, अगर कोई ऐसी चीज होती है तो मुझे ये लगता है, अगेन दिस इज अ बेस्ट गेस दैट आई कैन मेक, कि ये ऑयल की नई प्राइस जो है इंटरनेशनल वो $100 के इर्द गिर्द होवर अराउंड करेगी। तो अब उसका क्या मतलब है? आपके सवाल पे आ जाते हैं, पाकिस्तान फोकस करते हैं क्योंकि हमने पिछले काफी हफ्ते जो है वो हमने इंटरनेशनल हालात डिस्कस करने में लगाए। तो उसमें रजा ऐसा है कि देखें, ये हमारी जो इकॉनमी है उसके अंदर गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही थी पिछले साल के करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको उन्होंने तकरीबन बैलेंस कर दिया। और उसकी वजह ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की, ये मोटी मोटी मैं नंबर्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स वो फिर बात करें तो समझ नहीं आती व्यूअर्स को, क्योंकि हर बंदा जो है वो नंबर्स को समझ नहीं सकता। मोटी मोटी बात ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 30-32 बिलियन डॉलर के करीब है और रेमिटेंसेस जो हैं वो काफी बढ़ के वो तकरीबन आप समझे 38 अरब डॉलर के करीब हो गई। तो ये टोटल मिला के हमारी जो डॉलर हम अर्न कर रहे हैं एक्सपोर्ट से और रेमिटेंसेस से वो 70 अरब डॉलर के करीब, राइट। जबकि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 60 अरब 65 अरब के करीब हमारी इंपोर्ट्स थी। तो बीच में कोई 5-6-7 बिलियन का हमें जो सरप्लस आ रहा था वो हम यूज कर रहे थे अपनी रीपेमेंट्स के लिए, जो हमने लोन लिए हुए हैं उसकी 5 से लेके तो 8-9 बिलियन डॉलर हमें हर साल जो है रीपे करना पड़ता है, उसके लिए यूज हो रही थी। और कुछ उन्होंने ये प्रॉफिट रिपैट्रिएशन फॉरेन जो कंपनीज हैं उनके लिए अलाउ की थी। तो ये सारा मिल मिला के ये बड़े केयरफुली बैलेंस कर रहे थे आपके जो है ना, जो आपका जो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो है बैलेंस डॉलर्स का। सो आम फहम में अब ये सारा जो हुआ था, ये उस वक्त ऑयल की जो इंटरनेशनल प्राइस थी वो तकरीबन $60 के करीब थी, 60 से 70 होवर अराउंड करती। तो ये इन्होंने बैलेंस किया हुआ था। अब मसला ये है कि वो डबल हो गई है तकरीबन, लेट्स से अगेन समझाने के लिए, वो प्राइस जो है ऑयल की वो डबल हो गई, जिसका मतलब ये है कि ये जो पिछली मैंने इक्वेशन बताई आपको, इसके अंदर ऑयल की जो हमारी जो 60-65 डॉलर की इंपोर्ट है उसके अंदर ऑयल जो था वो 17 बिलियन डॉलर के करीब था। ठीक। और अब वो क्योंकि डबल हो गया, आप समझेंगे वो 30-32 बिलियन डॉलर हो गया। जी हाँ। सो यहाँ पे आपको कोई 15 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा देने पड़े हैं। करेक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल। उसके बाद ऑयल की वजह से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो ये रुकावट आई है उसकी वजह से बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, मसलन आपकी ये जो फर्टिलाइजर वगैरह वो तो हम लोकली भी बनाते हैं, लेकिन LNG जिसकी पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, वो इक्का दुक्का जहाज आ भी रहे हैं लेकिन इफेक्ट होता है उससे, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाती है, इसी वजह से एडिबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है। अच्छा, फिर जब ऑयल की प्राइस पाकिस्तान में ज़ाहिर बढ़ती है तो गवर्नमेंट उसको पास ऑन करती है। जब वो पास ऑन करती है और आपका तेल जो है वो तकरीबन 400 रुपए लीटर हो जाता है, तो जो किसान है वो भी 400 रुपए लीटर खरीद रहा है अपने ट्रैक्टर में डालने के लिए, चाहे उसके पास सोलर ट्यूबवेल हो, लेकिन उसने खेती बाड़ी तो करनी है। सो वो सारा जो है वो फिर ट्रांसफर होता है आपके खाने पीने की चीज़ों के अंदर। यानी कि ऑयल अगर इंक्रीज हो जाए तो वो पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसमें ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती हैं उसकी हर चीज के ऊपर इफेक्ट करता है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन में एक सब्जी या कोई भी चीज, सीमेंट, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो आपसे ट्रांसपोर्टर डिमांड करेगा, ज़ाहिर है वो आपके ऊपर पास ऑन करेगा। सो इसकी वजह से ये इन्फ्लेशन जो आपने 10% की बात की और लाइटलीहुड आप कह रहे हैं कि 15% तक जाएगी, इसकी वजह से ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है। तो अब कीपिंग इन व्यू देखें, जो अगेन मैं बेस्ट गेस अपना कर रहा हूँ, ये तो एनीबडी गेम, किसी को नहीं पता कि क्या आउटकम होगा, लेकिन जो इस वक्त नजर आ रहा है कि अगर कोई स्टेटस को होता है जिसमें कोई परमानेंट
हल नहीं निकलता फिलहाल, तो मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है कि $100 के इर्द गिर्द, 100, 105, 95, इसके इर्द गिर्द रहेगी। अगर वो ये रहती है तो ऑब्वियसली हमें हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो $60-65 की बजाय वो 60-65 अरब डॉलर की बजाय $80 अरब के करीब हो जाएंगी। तो आपको फिर एक और रेमिटेंसेस भी कम होंगी। सो यू टॉकिंग अबाउट $10-15 बिलियन जो है ना, वो आपकी शॉर्टफॉल इस वक्त आने का खतरा है। सो दैट्स वेयर वी आर। जी बिल्कुल। ये हारून भाई तेल के हवाले से मेरे ख्याल से बहुत ही अहम आपने उसकी वो जो बैकग्राउंड है वो बताया नाजरीन को। और मेरे ख्याल से कि हमारे पास भी ऑप्शंस लिमिटेड है, लेकिन एक जो मसला दरपेश है वो ये कि जिस तरह के टैक्सेस और सरचार्ज और वो उसको पैड करके, यानी कि अगर 200-300 रुपए भी प्राइस है पेट्रोल की, तो वो 500 बन जाती है, क्योंकि आपने उसके ऊपर लेवी पे लेवी लगाया हुआ है, बिकॉज आपने आईएमएफ की वो कंडीशंस पूरी करनी है टू रेज रेवेन्यू। लेकिन वो आप और तरीकों से भी तो पूरी कर सकते हैं अपनी टैक्स मशीनरी को बेहतर करके। आपने जरूर पेट्रोल पे, चूंकि पेट्रोल खरीदा जाता है, ये मेरे ख्याल से इसमें एक हमारा भी एक बीच में एंगल प्रॉब्लमेटिक है। मतलब वर्ल्ड प्राइसेस तो जो है सो है, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ उसके ऊपर लेवीज लगाई जाती हैं, वो भी एक मसला तो क्रिएट करता है। बात तो आपकी, दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। फिर वो हम उसमें चले जाएंगे, टैक्सेशन लॉज क्या हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर टैक्स इकट्ठा करने वाला जो इदारा है, अगेन एफबीआर की बात आ जाती है। तो उसको गवर्नमेंट ने कहीं से तो इकट्ठा करना है ना टैक्स, तो वो क्योंकि एक प्रॉपर चैनल से आपके इनकम टैक्स से इकट्ठा नहीं होता, और जो गवर्नमेंट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, एफबीआर का पॉइंट ऑफ व्यू है जी कि ये टैक्स लोग देते नहीं है, राइट। जबकि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा इदारा जो है ये जो आर्म ट्विस्ट करके और हरासमेंट करके अपनी जेब में सारा कुछ डाल देता है, तो उसको वो देने के कायल भी नहीं होते। सो बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है, आपको पता है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर टैक्स फॉर वट एवर रीजन अगर नॉर्मल तरीकों से इकट्ठा नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट के पास कोई और चॉइस नहीं रहती, वो फिर उसको ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन करना पड़ती है। लेकिन लेट मी जस्ट इस पे मैं क्वालिफाई कर दूं कि ये जो पेट्रोल की कीमत है, इसमें अगर वो सेम फॉर्मूलाज लगाए जाए परसेंटेज के अंदर, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल और ज्यादा होती, बाय द वे। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल अभी तक तो उन्होंने थोड़ा सा, आप समझे कि कम एड वॉल्यूम टैक्स लगाया है कंपेयर टू जो कि हो सकता था। तो फिलहाल तो आई थिंक अभी चुप ही कर रहे हैं, ज्यादा बात ना करें। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आ जाते हैं इसी पे, सोलर जो रेवोल्यूशन। और आपने भी देखा होगा लाहौर में और दीगर शहरों में कि अब आप अगर ऊपर से देखें तो बिल्कुल आपको सोलर जो है वो उसकी इंस्टॉलेशंस दिखाई देती हैं छतों के ऊपर, हर जगह विजुअल उसके एक आपको मिलता है एक सबूत। तो ये बताइए कि आप क्या इसके बारे में कहेंगे कि ये क्यों आ रहा है और क्यों इसको कर्टेल गवर्नमेंट बार बार करती है? जी रजा, आपने स्पेशली मुझे कहा था, तो मैंने इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च किया, तो मैं शेयर करता हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड में आपको दे दूँ कि 2015 में इनिशियल ये पुश जो थी गवर्नमेंट की आई थी 2015 के अंदर, कि जी वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, और हमें ये जो है ऑयल से, क्योंकि ये हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है और डॉलर उस पर खर्चे होते हैं, तो इसलिए हमें फोकस रिन्यूअल के ऊपर करना चाहिए, रिन्यूएबल्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर तो सूरज जो है वो माशाल्लाह लंबा दिन होता है और बहुत गर्मी वगैरह होती है, तो बेहतरीन ये एक सोर्स है एनर्जी का। 2015 में ये रेगुलेशन आई थी, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन एंड नेट मीटरिंग रेगुलेशन इसका नाम था। इसका गोल ये था कि लोड शेडिंग को कम करना है और इंपोर्टेड फ्यूल की डिपेंडेंस कम करनी है, और प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिन्यूअल एनर्जी की तरफ लेकर आनी है। और कंज्यूमर को इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप लगाएं, ऊपर रूफटॉप के ऊपर सोलर वगैरह लगाएं, और हम आपको क्या करेंगे, एक्सेस जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो हम आपको जो है वापस आपसे खरीद लेंगे। तो लोगों ने कहा भाई ये तो जबरदस्त है, एक तो हमारा, मैं अपने घर के ऊपर लगाऊंगा तो ना सिर्फ मेरा बिल जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो मैं एक्सेस प्रोड्यूस करूंगा वो मैं इनको बेच दूंगा, और रेट वही था जिस रेट पे मैं खरीदूंगा। तो इसको नेट मीटरिंग कहते हैं। तो ये जनाब ऐसी पॉलिसी जबरदस्त आई, तो बूम आ गया सोलर का,
और आप देखें कि और साथ साथ आप अगर देखें कि 2015 के बाद जो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो गई थी आईपीपीस की वजह से। तो एक वजह ये भी थी कि लोग उस ग्रिड की जो इलेक्ट्रिसिटी थी उससे जान छुड़ा के सोलर पे स्विच होना शुरू किया। यहाँ पे उनको इंसेंटिव मिला कि जी हम तो बेच भी सकेंगे और उसी प्राइस पे खरीदेंगे जिस पे हम इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं अपने डिस्कोस के साथ। राइट। तो बहरहाल 2015 में पॉलिसी आई, 2016 से 2019 रजा 50 मेगावाट लगी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये जरा गौर तलब बात है कि 2015 में पॉलिसी आई, 2016 से 19 तक 50 मेगावाट लगी, तो 5 साल में 50 मेगावाट। उसके बाद जनाब अगले जो 6 साल थे, मार्च 2025 में रजा ये 50 मेगावाट से इंक्रीज होके 2800 मेगावाट हो गए। ठीक है जी। उसके बाद एक साल में 2025 मार्च से लेके अप्रैल 2026 तक ये 2800 से इंक्रीज होके 5300 मेगावाट होगी। सो इस वक्त आपकी सोलर की जो पैदावार आप समझें ये जो प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही है 5300 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है। और सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एग्जांपल दी जा रही है रजा के ये एक कमाल, इन्होंने रेवोल्यूशन ले आए पाकिस्तानी, सोलर रेवोल्यूशन ले आए। सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि आपने ये क्या कमाल किया है, और वो स्टडी कर रही है कि किया क्या इन लोगों ने। तो अब आ जाए दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो तकरीबन 46,600 मेगावाट है, यानी कि वो जो उनकी मशीन लगी है वो 46,600 मेगावाट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वो पूरी प्रोड्यूस जो होती है उतनी डिमांड नहीं होती। अच्छा, तो नेट मीटरिंग के जो कनेक्शंस हैं रजा, वो ये जो मैंने आपको बताया 5,300 मेगावाट, वो 4,66,000 कनेक्शन है जो 5,300 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, वो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 46,600 की है, हमारी पीक डिमांड जो है वो जो बेस्ट जो पिछले साल अगस्त में लॉक इन हुई थी वो तकरीबन 30,000 मेगावाट लॉक इन हुई थी, यानी कि 46,000 इंस्टॉल्ड है, लेकिन हम मैक्सिमम अगस्त के महीने में पिछले साल हमने 30,000 इसकी डिमांड थी। तो लेकिन ये पीक डिमांड है, ऑफ पीक डिमांड जो है वो कम होकर 8,000 रह जाती है। तो ये बड़ा ना एक पाकिस्तान का जो ग्रिड का सिस्टम है वो एक क्योंकि प्रॉपर्ली थॉट थ्रू नहीं था, तो वो इतना डिफरेंस है पीक और ऑफ पीक के अंदर। आई सी। इन्होंने आप देखें ना, पीक के अंदर 30,000 जा रही है, ऑफ पीक के अंदर 8,000। तो जाहिर है जब 8,000 पे आएगी तो सारे प्लांट्स आइडल हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं है बिजली की। लेकिन वो बंद हो या चलते हो, आपको पैसे देने हैं आईपीपी को, वो कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, ये मसला है। अच्छा, अब वो ऊपर से 5,300 लोगों ने सोलर लगा लिया। अब वो 5,300 जो लगा है वो भी आइडल कैपेसिटी उधर हो गई आपके प्लांट्स के अंदर, लेकिन वो नहीं चल रहे, लेकिन पैसे आपको देने हैं। ठीक। और उस 5,300 का जो कि सूरज से बन रहा है उसके पैसे भी नहीं आने, उसका बिल भी नहीं दे सकते आप उनको। ऊपर से सोने पे सुहागा वो 5,300 का जो एक्सेस बनाते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, वो डिस्को को वापस बेच देते हैं उसी प्राइस के ऊपर। सो वो पल्ले से पैसे देने पड़ जाते हैं डिस्कोस को। तो आई होप आई बीन एबल टू एक्सप्लेन कि मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन वो बताने में शायद नहीं, नहीं, बड़े अहम इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं, अब ये जो आपने ये डिफरेंस बताया, ये एक्चुअली आई एम आल्सो लिटिल शॉक्ड कि ये इतना ज्यादा फर्क क्यों आता है। क्विकली एक और पॉइंट रैप अप कर लूं, आप सवाल कर लीजिएगा कि अच्छा, सो अब सडनली इन्होंने रियलाइज किया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो ना सिर्फ वो बिल नहीं आ रहा, कैपेसिटी पेमेंट हमें दिए जानी है, लेकिन हम उनको बिल भी नहीं कर सकते, वो तो सोलर से लेना शुरू हो गए इलेक्ट्रिसिटी। ना सिर्फ ये, बल्कि एक्सेस जो है हमें उसके पैसे देने पड़े, तो डबल जेबर्डी हो गई। अब उन्होंने कहा यार इसको तो खत्म करो, तो गवर्नमेंट ने आगे कहा जी अच्छा जी आज से नेट मीटरिंग खत्म, अब नेट बिलिंग शुरू होगी। नेट बिलिंग क्या है जी कि हम आपसे जो खरीदेंगे वो तकरीबन जो जिसे खरीदे उसकी 1/3 प्राइस पे खरीदेंगे। उन्होंने यूनिलैटरली चेंज कर दिया और उन्होंने कहा जी सोलर पैनल जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया इंपोर्ट के ऊपर, कि बस ही बड़ी हो गया और सोलर पैनल नहीं लगने।
तो बजाय इनकरेज करने के वो अपनी पॉलिसी जो है उसको उन्होंने दे हैड टू बाइट द डस्ट इन ऑन देयर ओन पॉलिसी और उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो बड़े उसके ऊपर फिर एहतजाज होने शुरू हो गए, बहुत पीपल उसका बैकलैश हुआ, लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया कि सूरज के ऊपर भी टैक्स लगा दिया इन्होंने। सो काफी उसके ऊपर लेते हुई तो गवर्नमेंट बैक्ड ऑफ और फिर फाइनली उन्होंने ये किया है कि जो वो नेट मीटरिंग कन्वर्टेड टू नेट बिलिंग। सो उन्होंने ये कहा है कि जी वो फरवरी 2026 से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हुए हैं वो उसी तरह चलेंगे, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसको नेट बिलिंग के ऊपर करेंगे, नेट मीटरिंग के ऊपर, यानी कि एक लोअर रेट देंगे या नहीं देंगे। सो वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर वो 25 किलोवाट से नीचे हैं तो उसके जरा रिलैक्स्ड हैं ऑप्शंस, और जो ज्यादा हैं उसको तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे। सो इस तरह का दैट्स वेयर वी आर। बॉटम लाइन रजा ये है कि एज यूजुअल, एज we've done so many times in the history कि पॉलिसी बनाते वक्त थिंक थ्रू नहीं किया गया, पॉलिसी बनाते वक्त प्रोफेशनल्स को कंसल्ट प्रॉपर्ली नहीं किया गया, इसकी प्रोजेक्शंस 25-50 साल तक की नहीं की गई, इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया गया कि इसके प्रोज तो सबको पता है क्या है, तो इसके कॉन्स क्या हैं, इसकी नेगेटिव चीजें क्या हो सकती हैं। यू हैव टू डेवलप, व्हेन यू डिवाइजिंग पॉलिसीज, यू हैव टू डेवलप वर्स्ट केस सिनेरियोज कि जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड देन होप फॉर द बेस्ट। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर द पॉलिसीज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही 18th अमेंडमेंट में हुआ था रजा, यही वापडा से डिस्कोज में गए थे उसमें भी हुआ था। मैं आपको देयर इज अ लिस्ट, और यही होने जा रहा है। ये जो प्रोविंसेस बनाने जा रहे हैं, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आज से 5, 6, 8 साल के बाद अगर प्रोविंसेस ये बन गए डिवीजन प्रोविंसेस, तो हम बैठ के कहेंगे ओ जी वो तो पहले ही अच्छे, चार ही अच्छे थे, ये क्या कर दिया हमने। क्योंकि थिंक थ्रू अभी तक कोई थिंक थ्रू नहीं कर रहा ये, और सोलर में भी किसी ने थिंक थ्रू नहीं किया था। हाँ, ये प्रोविंसेस का आपने अच्छा कहा है, क्योंकि अभी बड़ा शोर पड़ा हुआ है। और अभी 18वीं तरमीम के साथ भी तो आप देखे था, वही वो कह रहे हैं जी एनएफसी अवार्ड ये कर दिया तो वो कर दिया, बड़ी जल्दी किया है वगैरह वगैरह। तो लेकिन मैं ये जरूर आपसे चाहता हूँ कि इसमें जो हुकूमत की जो, देखिए अब बात यह कि आपने सही कहा कि प्लानिंग और फोरसाइट तो नहीं थी, लेकिन हुकूमत ने, हारून भाई उन्होंने भी जो ये इतने यू टर्न्स लिए मुतअद्दिद बार और लिए जा रहे कि उससे फिर कंज्यूमर्स और जो है वो उनके लिए तो और भी कंफ्यूजन का बायस होती है। क्या ये वक्त नहीं है कि अब चलिए, जो माजी में तो हुआ कि अब एक मजबूत कोहेसिव पॉलिसी जो है वो बनाई जाए और कंसल्ट किया जाए सारे मुख्तलिफ शोबों को, और अब वो उसको फिर उसके ऊपर स्टिक किया जाए। प्लानिंग तो यही होती है ना कि अभी एक साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या होगा, यही टाइम होराइजन होता है। तो उसका आपको आसार लगते हैं कि वो हो पाएगा वो मामला, कि मुझे लगता है सब कुछ एड हॉक हो रहा है, मतलब डे टू डे फायर फाइटिंग। Well, from a policy perspective, the Raza damage is already done. So government has yet again done what it always does. There is no thought process involved, or the result is in front of us. और आप देखें ना, ये वही हमारे जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, ये वही थे जिन्होंने एक्चुअली सोलर शुरू किया था भावलपुर के अंदर। इतना बड़ा वो जो हमारा चोलिस्तान है उसमें 200 मेगावाट का पहला सोलर प्लांट वहां पे लगा था चाइना की मदद से। तो वही उन्होंने शुरू किया और वही उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह कि अगर इन माय ओपिनियन ये जब लॉन्च की थी पॉलिसी, तो कोई जरूरत नहीं थी नेट मीटरिंग की देने की। पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जब आपको पता है आईपीपीज हैं, जब आपको पता है कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, तो नेट मीटरिंग देने की क्या जरूरत थी। आप टैरिफ जीरो करते, वो दैट वुड बीन एन इनफ इंसेंटिव फॉर पीपल टू इंपोर्ट सोलर पैनल्स, क्योंकि उससे उनकी बिजली का बिल जो है आधा हो जाता। ये नेट मीटरिंग का तुक नहीं बनता था। तो अगर आप इसके ऊपर रखते तो तब भी ये सोलर रेवोल्यूशन आ जाना था इन माय ओपिनियन। अब आपने उनको वो अलाउंस दे दिया, अब आपने उनको ये फैसिलिटी दे दी नेट मीटरिंग की, एंड दे हैव गॉटन यूज्ड टू इट। अब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ बैकलैश। और अब आप जो है नए वाले जो है उनको नेट मीटरिंग नहीं देंगे तो वो कंप्लेन करेंगे कि जी ये क्या मजाक है फलाना, आप दूसरों को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। सो इट्स अ टिपिकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट, थॉटलेस, नो प्रोसेस इन थिंकिंग, एंड दैट्स द रिजल्ट। और मैं आपको अगेन कह रहा हूँ मैं इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि ये प्रोविंसेस के अंदर फिर यही होने जा रहा है।
खुदा के वास्ते प्रोविंसेस ना बनाएं, इस मुल्क को प्रोविंसेस की नहीं, इस मुल्क को लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है। आपको अगर प्रोविंसेस बनाने हैं, खुदा के वास्ते आप लोकल गवर्नमेंट्स बनाएं, 4, 5, 6 साल 8 साल चलाएं, तो आपको समझ आएगी कि ऑर्गेनिकली कौन से प्रोविंसेस बनने चाहिए, अगर इतना ही शौक है आपको। नहीं तो मैं तो कब से कह रहा हूँ 142 डिस्ट्रिक्ट्स की बजाय उनको प्रोविंसेस बना दें। बांग्लादेश के अंदर आपको पता है रजा, कोई प्रोविंस नहीं है, जी एक जी ही प्रोविंस है। बांग्लादेश इज जस्ट वन, उसकी फेडरल गवर्नमेंट है और उसके नीचे आके सीधी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। तो यूनिटरी, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? हाँ स्विट्जरलैंड में है, यूनिटरी। स्वीडन में है, वो सारी जो कंट्रीज दुनिया की बेहतरीन कंट्रीज है जिनका ह्यूमन वहां पे। खैर हम ऑफ टॉपिक हो जाएंगे, मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ नो थिंकिंग इन्वॉल्व्ड व्हाइल मेकिंग द पॉलिसी। while making the policies, absolutely आपने ये 100% बात सही कही है हारून भाई। मैं चाहता तो ये हूं कि हम ये उस गुफ्तगू को जारी रखें, लेकिन आज का हमारे जो टॉपिक है और हमारे शो का जो वक्त है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। लेकिन फाइनली मैं आपसे ये बात जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो आईपीपीस का वाला मामला है, हमने इसके ऊपर भी पहले बात की हुई है। ये अभी बात मेरे ख्याल से इतनी संगीन इसका मसला बन चुका है, ये जो तेल की कीमतें और हुकूमत की कमिटमेंट्स हैं। देखिए अभी पिछले दिनों आपके इल्म में होगा, आप भी बल्कि पाकिस्तान में ही हैं इस वक्त के, एक बहुत बड़ा लोड शेडिंग का क्राइसिस आया कि लोड शेडिंग वो जी शुरू हो गई और पता ये लगा कि आईपीपी प्लांट्स की कैपेसिटी भी मौजूद है, लेकिन वो पैदावार नहीं हो रही और पेमेंट उनको हुए जा रही है, जो कि सबसे बड़ा इन आईपीपी का मसला है कि आईपीपी लगाया हुआ है और मुफ्त में आपको हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत अरबों रुपए जारी कर रही है। मतलब इट्स अ स्केल इज अ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स। तो आप ये थोड़ा सा मुझे चलते चलते ये बताइए और नाज़रीन को भी कि क्या मतलब इन आईपीपीस का हमने पहले भी तफसील में बात की हुई है, आई रिमेम्बर, लेकिन अभी वक्त आ नहीं गया कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं रीनेगोशिएट किए जाए और कुछ के तो खत्म किए जाए जो नए वाले हैं, कुछ जो पुराने हैं फिर उनका कोई सनसेट क्लॉज निकाला जाए, कोई मतलब देखा जाए कब तक पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स जो है वो इस बर्डन के नीचे दबते रहेंगे और मुल्क का दिवालिया निकलता रहेगा। वेल आपको पता है, मैं तो अभी ना प्रोपोनेंट के देखें जो कॉन्ट्रैक्ट कंट्री ने सॉवरेन ने किया है उसको तो यू हैव टू अबाइड बाय। इफ यू डोंट तो येट अगेन आप अपनी पांव पे खिलाड़ी मारते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको और पीछे भगा देते हैं। लेकिन हाँ। रजा देखिए ना, उसके फिर हमें भी तो कुछ करना है ना। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या मसला है, ये प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहे, व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि दे आर ट्राइंग टू प्राइवेटाइज दीज बिग मैसिव डिस्कोस, ह्यूज करोड़ लोगों को जो सप्लाई कर रहे हैं। और व्हाट दे नीड टू डू इज इसको ब्रेकअप करें भाई। ये लेस्को को 9 डिफरेंट छोटी कंपनीज में ब्रेकअप करें, लोकल इन्वेस्टर आएगा, बहुत लोग आ जाएंगे आपके पास, कंपटीशन क्रिएट होगा। मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि अगर आप निश्तर टाउन में है, एक दाता दरबार टाउन में है, एक मॉडल टाउन में है, एक रावी टाउन में है, एक अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो बाकी कहेंगे कि भाई उधर तो ना लोड शेडिंग होती है, उसकी प्राइस भी स्टेबल है, उसका ग्रिड भी जबरदस्त है, आप लोग क्यों नहीं दे रहे? इट विल क्रिएट प्रेशर। आपके छोटे जब होंगे उसकी प्राइस ऐसी होगी जो लोकल इन्वेस्टर भी अफोर्ड कर सकेगा। तो व्हाई मेरी कंप्लीट आई एम जस्ट बैफर्ड कि ये 4 साल से ये सेटअप चल रहा है। मसला क्या है भाई? व्हाट्स द बिग डील? आप इश्तिहार पे इश्तिहार दिए जाते हैं जी, अब हमने फाइनेंशियल कंसल्टेंट रख दिया, अब हमने टेक्निकल कंसल्टेंट रख दिया, अब हमने आरएफपी दे दिया, अब हमने ये कर दिया वो कर दिया। और भाई कितना टाइम आपको चाहिए? सबसे पहले तो ये, अगर आपने ये नहीं करना तो फिर रजा देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। अच्छा, फिर एक और बात भाई, आप इसकी प्रोजेक्शन करें, को 25-30 साल की प्रोजेक्शन करें, क्योंकि ये आईपीपी सारी उम्र नहीं रहने। एक ऐसा पॉइंट आएगा, अब चूंकि मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये लेवल हो जाएंगी, उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। अगर हमने और आईपीपीज ना लगा दी, होपफुली नहीं लगेगी, तो देखिए ना वो कौन सा टाइम है, वो कौन सा ईयर है कि जिसके जो बच्चे हैं वो इतने खुशकिस्मत होंगे, पाकिस्तानी बच्चे जो पैदा होंगे, कि उसके ऊपर बिजली की प्राइसेस कम आना शुरू हो जाएंगी। ये भी होगा रजा इन द फ्यूचर, 15-18 साल के बाद ये भी होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमने कुछ नहीं करना तो फिर इस तरह की प्लानिंग करेंगे, ये 15-18 साल हम किस तरह से इसको पे करेंगे? और भाई कुछ तो करें ना। आप तो इसको कहते हैं, आप जबरदस्त किस्म का एग्जाम्पल है, फैंटास्टिक एग्जाम्पल ऑफ लुक बिजी डू नथिंग। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग।
That's all I can say. look busy, do nothing. I know. ये तो हमारी बाबू डब का बेस्ट, जिसे कहते हैं ना, वो मोटो है इनका, वो अनरिटन अनस्पोकन मोटो है. बहरहाल हारून भाई, ऑलवेज अ पंजाबी में प्लेजर. उसको कहते हैं डंग टपाओ. डंग पाओ, बिल्कुल कि जी वो आप ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जी हमसे ज्यादा काम कोई नहीं कर रहा और देखें क्या मेहनत हो रही है और बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स ऑल जस्ट ऑप्टिक्स. तो हारून भाई, प्लेजर ऑलवेज टॉकिंग टू यू, और इंशाल्लाह अगली एपिसोड तक के लिए नाज़रीन से इजाजत लेंगे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज.